हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर दीपक तोमर। आज जैसा कि हमारे देश में समस्याओं का अंबार लगा हुआ है और जहाँ समस्याएं होती हैं वहाँ समाधान भी होते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको हमें जड़ों से ठीक करना होगा, बेसिक से ठीक करना होगा। और वो कौन सी चीज़ है उसमें? जैसे एक जनसंख्या का कम होना बहुत नुकसानदायक है और जनसंख्या का ज़्यादा होना उससे भी ज़्यादा नुकसानदायक है। हमारे देश में कितने हाईवे बनने हैं, कितने हॉस्पिटल बनने हैं, कितने कॉलेज यूनिवर्सिटियां बननी हैं, ये सब कौन तय करता है? ये किस आधार पर तय किए जाते हैं? ये सब हमारी जनसंख्या जो बढ़ोतरी है, जनसंख्या वृद्धि है, जो ग्रोथ है, उसके आधार पर ये सब चीज़ें तय की जाती हैं। एक शब्द होता है फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग का मतलब होता है कि आने वाले समय में या फ्यूचर में, भविष्य में कौन सी चीज़ की कितनी ज़्यादा वैल्यू होगी। और जैसे बीच में अगर कोई महामारी आ जाती है तो एक अलग बात होती है। ऐसी स्थिति में हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है कि हमें जनसंख्या के आंकड़े बिल्कुल सही पता हो और हमें ये भी आइडिया हो इतने साल के बाद हम इतनी जनसंख्या बढ़ा लेंगे या इतनी जनसंख्या हमारी कम हो जाएगी। लेकिन जो पिछड़े देश हैं, जैसे कि भारत भी एक पिछड़ा देश है, जनसंख्या की वजह से यहाँ बहुत सारी ऐसी अलग अलग चीज़ें हैं जहाँ पर हमारी सरकारें लोकतंत्र की वजह से या वोट बैंक की वजह से या इच्छा शक्ति की कमी से बहुत सारे डिसीजन नहीं ले पाई है। हालांकि ये डिसीजन लेने जरूर पड़ेंगे, अगर नहीं लिए गए तो बहुत बुरा होगा। ऐसी स्थिति में जो आज हमारा टॉपिक आता है वो आता है जनगणना 2011। यानी कि भारत में हर 10 साल बाद जनगणना की जाती है। कितने लोग बढ़े, कितने पढ़े हुए लोग बढ़े, कितने कम पढ़े हुए लोग बढ़े, पढ़ने का क्या आधार था, किस तरीके का था। तो सबसे पहले भारत में जो जनसंख्या की गणना की गई, सबसे पहले जनसंख्या की गणना भारत में पहली बार 1872 में की गई। और 1872 में जनसंख्या की जो गणना की गई वो एक तरीके से नियमित नहीं थी, रेगुलर नहीं थी। लेकिन उसके बाद 10 वर्ष के अंतराल वाली जो नियमित जनगणना थी वो 1881 थी। दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए, दिल्ली पुलिस का एग्जाम अभी भर्ती घोषित हुई है और अभी बीओ का एग्जाम भी होने वाला है। और ये सेंसस यानी कि जनगणना, ये सभी कंपटीशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि एक बात जरूर है, आंकड़ों को रटना और याद करना बड़ा टफ होता है, लेकिन बात टफ की नहीं है, बात तैयार करने की है, याद करने की है, और याद करना ही पड़ेगा क्योंकि वो एग्जाम में बहुत ज्यादा आता है। तो एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण होता है कि सबसे पहले जनगणना कब की गई? 1872 में। दूसरा महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है कि नियमित जनगणना कब की गई? 1881 में। और यहाँ के बाद हर 10 साल बाद जनसंख्या की गणना की जाती है, उसके अनुसार हम अपनी पॉलिसियां तय करते हैं। 2011 की जनगणना की गई, अब 2021 में आंकड़े आएंगे। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 121.7 CR मतलब करोड़, 121 करोड़ थी। हालांकि आमतौर पर अब कहा जाता है कि भारत की जनसंख्या लगभग अब 130 से 135 करोड़ के आसपास है। लेकिन सही आंकड़े, ऑथेंटिक आंकड़े, सरकारी आंकड़े वो 2021 के सेंसस में आएंगे, वो जब डिस्कस होंगे। तो 121.07 करोड़ यानी कि लगभग 121 करोड़ भारत की टोटल जनसंख्या है, जिसमें 62.33 यानी कि लगभग 62 करोड़ पुरुष हैं और 58 करोड़ महिलाएं हैं। अब ये वाली बात भी याद करने की है कि पुरुष कितने हैं और महिलाएं कितनी हैं। अगर आंकड़ा देखा जाए तो पुरुष और महिलाओं की संख्या लगभग बराबर होनी चाहिए, लेकिन पिछड़े देशों में कहीं ना कहीं ये बात रहती है कि वहां जहां पर देश पिछड़े होते हैं उन देशों में लड़कियों को अहमियत कम दी जाती है, पैदा होने से पहले मार दिया जाता है, या कहीं ना कहीं एक तरीके से ये जो सेक्स डिफरेंस रहता है ये एक बहुत ही खतरनाक स्थिति है। उसके कारण क्या है? अगर हम इतिहास में जाएंगे तो पहले क्या होता था, युद्ध होते थे तो युद्ध में मर्द जाते थे लड़ने, यानी कि पुरुष जाते थे, तो पुरुष मरते भी ज्यादा थे। तो
तो ऐसी स्थिति में पुरुषों की ज्यादा आवश्यकता होती थी और बहुत लंबे समय प्राचीन काल में और मध्यकालीन भारत में बहुत युद्ध हुए और उसमें बहुत पुरुष मरते थे, इसीलिए पुरुष को ज्यादा महत्व दिया गया, पुरुष को महत्व दिया गया। इसी वजह से वो महत्व अब भी चला रहा है, लेकिन अब हालात बदले हुए हैं। अब हालात का मतलब देखिए, 2001 से लेकर 2011 तक का जो सेंसस है उसमें लगभग हमने 18 करोड़, 18 का मतलब है 18.217 करोड़ जनसंख्या हमने नई तैयार कर दी। अब आप इसका अंदाजा लगाइए, हम एक बहुत बड़ा देश 10 साल में तैयार कर देते हैं। पाकिस्तान की लगभग जनसंख्या इतनी है, उत्तर प्रदेश की लगभग जनसंख्या इतनी है, उत्तर प्रदेश से केवल 4 देश ऐसे हैं जो जनसंख्या में ज्यादा हैं, और एक पाकिस्तान हम हर 10 वर्ष में तैयार कर देते हैं। यानी कि पाकिस्तान की जनसंख्या लगभग इतनी है जितनी वृद्धि हमने 10 साल में कर दी। और पूरे विश्व की जो जनसंख्या है भारत में वो 17.7 करोड़, यानी कि हम 17% जनसंख्या लगभग भारत में पूरे विश्व की है, जबकि अगर मैं क्षेत्रफल की बात करूं तो 2.4% है, जो बैठता है 7वें स्थान पर, और जनसंख्या में हम आते हैं दूसरे स्थान पर। इसका मतलब देखिए, अब सवाल यह आता है कि जब 10 साल में जनसंख्या वृद्धि की जाती है तो हम देखते हैं कौन सा राज्य में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी हुई, कौन से में कम हुई, कौन से धर्म के लोग ज्यादा बढ़े, तो ये भी एक आंकड़ा लेने की आवश्यकता है। देखिए, तो देखिए याद करने की बात है, राज्यों में जो 10 की वृद्धि हुई है, सबसे ज्यादा वृद्धि की है मेघालय ने। मेघालय मतलब मेघों का आलय, मेघ मतलब बादल, आलय मतलब घर। जो ये बादलों का घर है, इसमें सबसे ज्यादा बच्चे पैदा हुए हैं और लगभग इसकी जो वृद्धि हुई है 27.82%, यानी कि सबसे ज्यादा वृद्धि किसने, कौन से राज्य ने की है? मेघालय ने। और नागालैंड ने सबसे कम की है। न्यूनतम में कौन है? नागालैंड। राज्यों की बात कर रहा हूं, देखिए यूटी की बात नहीं कर रहा। और मेघालय में सबसे ज्यादा। तो याद करने का क्वेश्चन है कि मेघालय में सबसे ज्यादा वृद्धि हुई है। अब सवाल ये आता है कि भारत में जो पुरुष वृद्धि है और जो महिला वृद्धि है, यानी कि 1000 पुरुष पर कितनी महिलाएं आती हैं, तो देखिए लगभग जो हमारा पूरा देश है 1000 पुरुषों पर यहां 943 महिलाएं हैं। आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि 57 महिलाएं 1000 पुरुषों पर कम हैं यहां। लेकिन जो मैक्सिमम वृद्धि हुई है, देश में सबसे ज्यादा साक्षरता, एक बात और समझ लीजिए, लिटरेसी रेट, साक्षरता का मतलब पीएचडी करना नहीं है, साक्षरता का मतलब है जिस पर अक्षर, जिस पर साक्षर, जिस पर हस्ताक्षर करने आते हो। तो जो केरल है वो भारत का सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा राज्य है। यहाँ की महिलाएं भी सबसे ज्यादा पढ़ी हुई हैं, यहाँ के पुरुष भी सबसे ज्यादा पढ़े हुए हैं, और यहाँ पर 1000 पुरुषों पर 84 महिलाएं फालतू हैं, यानी कि यहाँ पर महिला गिरोह ज्यादा जा रही है। और जो हरियाणा है, जो खेल में बहुत अच्छा प्रदर्शन करता है, एग्रीकल्चर में बहुत अच्छा प्रदर्शन करता है, यहाँ के पहलवान बड़े प्रसिद्ध हैं, लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं एक रूढ़िवादिता नजर आ रही है। यहाँ पर महिलाओं की संख्या बहुत कम आ रही है, 1000 पुरुषों पर 879। और ये बात केवल दाकिया न्यूसी बात दर्शाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पर एक सिस्टम अभी महिलाओं के प्रति अच्छा आंकड़ा नहीं आ रहा। केरल में 1000 से भी ऊपर जा रहा है और हरियाणा में सबसे कम, यानी कि बेहद शर्मनाक बात है। वैसे देखिए अभी आंकड़े बताऊंगा कहां पर, कहां कैसे कैसे। तो याद करने का क्या, केरल में सबसे ज्यादा महिला और हरियाणा में सबसे कम। अब आता है जनसंख्या घनत्व। घनत्व बोलते हैं डेंसिटी। डेंसिटी का मतलब क्या होता है? प्रति वर्ग किलोमीटर कितने व्यक्ति रह रहे हैं, यानी कि ये क्वेश्चन बहुत एग्जाम में आता है। 382 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर पूरे भारत का जनसंख्या घनत्व है, यानी कि 1 वर्ग किलोमीटर में यहां पर 382 व्यक्ति रहते हैं। अब सवाल यहां पर भी आता है, कौन से राज्य में सबसे ज्यादा घनत्व है? घनत्व का मतलब यह है जहां जगह कम होगी और इंसान ज्यादा होंगे। तो यहां पर बिहार पहले नंबर पे आ रहा है। देखिए कोई अच्छी बात नहीं है, जैसे यहां हरियाणा की अच्छी बात नहीं थी,
यहां भी अच्छी बात नहीं है, ये भी पिछड़ेपन की पहचान है। सर्वाधिक जो घनत्व है वो बिहार में है, हालांकि लास्ट ईयर सेंसस में पश्चिमी बंगाल था, लेकिन 1106 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर रहते हैं, यानी कि राज्यों में पहले नंबर पर कौन है? बिहार। और न्यूनतम पर कौन है? अरुणाचल प्रदेश। यहां पर पहाड़ बहुत हैं, हरियाली बहुत है, तो यहां पर लोग कम रहते हैं, तो यहां पर जो डेंसिटी आ रही है सबसे कम आ रही है। याद रखिए बिहार में सबसे ज्यादा है और अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम। अब ये तो बात रही राज्यों की, अब साथ में यूटी भी देख लो। यूटी मतलब केंद्र शासित प्रदेश या यूनियन टेरिटरी। देखिए, चाहे कर्नाटक का व्यक्ति हो, चाहे यूपी का व्यक्ति हो, चाहे एमपी का हो, चाहे बिहार का हो, वो सबसे ज्यादा कारोबार कहां करना चाहता है? सबसे ज्यादा किस जगह को प्रेफर करता है? दिल्ली को। दिल्ली भारत की राजधानी है, भारत का दिल है, तो दिल्ली में सबसे ज्यादा लोग रहते हैं। 11,320 यहाँ की डेंसिटी है, जैसे बिहार की 1106 है, अरुणाचल प्रदेश की 17 है, तो यूटी में भी और विदाउट यूटी, यानी कि सब में सबसे ज्यादा किसका? दिल्ली का। लेकिन अगर क्वेश्चन आता है भाई राज्य में किसका है, तो बिहार का है, और दिल्ली में किसका, इसमें यूटी में किसका है, तो दिल्ली का, 11,320। और सबसे कम जो यूटी है, यूनियन टेरिटरी, वो है अंडमान एंड निकोबार। अंडमान और निकोबार में 646 मतलब व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर रहते हैं। अब सवाल आता है पूरे भारत की जो साक्षरता दर कितनी है, लिटरेसी रेट कितना है? तो 73% लोग भारत में पढ़े लिखे हैं, साक्षर हैं, हस्ताक्षर करना जानते हैं। कितने? 73। अब यहां पर एक चीज और देखो, इनमें पुरुष कितने पढ़े हुए हैं, महिलाएं कितनी पढ़ी हुई हैं? तो 80% के आसपास, यानी कि 80.9% पुरुष पढ़े हुए हैं और 64.6% महिलाएं पढ़ी हुई हैं। यानी कि महिला का आंकड़ा भी काफी पीछे है, अभी बहुत ज्यादा जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है वो महिलाओं को, यानी कि मेल फीमेल को बहुत ज्यादा प्रोत्साहित करती है। वो करना भी चाहिए, जरूरी है, क्योंकि जिस देश में महिलाएं पढ़ी लिखी होंगी उस देश में डबल बेनिफिट होगा। अब सवाल यह है, ये मैं बता चुका हूं पहले, सर्वाधिक साक्षर राज्य कौन सा था भाई? केरल। कितने? 94%। याद रखिए सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग किस में हैं? केरल में। और सबसे ज्यादा जो महिलाएं पैदा होती हैं वो भी केरल में ही पैदा होती हैं, क्योंकि वहां पर एजुकेशन ठीक ठाक हो गई है। और बिहार, देखिए वैसे तो बिहारी एक बिहारी सब पे भारी, ये इस तरह के नारे चलते हैं, और बिहारी जो आईएएस पीसीएस भी खूब बनते हैं, दिल्ली वगैरह में इनके कोचिंग सेंटर भी काफी हैं, लेकिन एक तरीके से वेरिएशन है, एक तरफ बिहारी बहुत पढ़ा लिखा और एक तरफ बहुत कम है। तो यहां पर जो न्यूनतम लिटरेसी रेट आ रहा है पूरे देश में, वो भी बिहारी का आ रहा है। यानी कि देखिए यहां पे देखें, डेंसिटी सबसे ज्यादा और पढ़ाई लिखाई सबसे कम, यानी कि सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग कहां पर? केरल में, और सबसे कम पढ़े लिखे लोग कहां पर? 61.8 बिहार में। अब सवाल फिर है, देखिए यहां पर पुरुष और महिला मिलाकर पिछड़े हुए कहां पर हैं एजुकेशन में? बिहार में। लेकिन अगर बात महिलाओं की आए तो सबसे कम पढ़ी लिखी महिलाएं राजस्थान में हैं। पूरे देश में 52.1% महिलाएं पढ़ी लिखी हैं, केवल राजस्थान में। सबसे खराब जो आंकड़ा है महिलाओं का पढ़े लिखे का वो राजस्थान का है, और कुल मिला के बिहार का है। और यहां पर क्वेश्चन आता है कि सब पूर्ण साक्षर राज्य, अब तक एकमात्र राज्य पूरे भारत का जो पूर्ण साक्षर घोषित किया गया है वो केरल है आपका, क्योंकि यहां पर सबसे ज्यादा अच्छी एजुकेशन है, महिलाएं भी ज्यादा संख्या में हो रही हैं। अब सवाल यह है, आपने देखा होगा गांव के लोग रोजगार के लिए शहर की तरफ भागते हैं, तो हमारे यहां दो तरह की जनसंख्या हो गई, एक शहरी और एक ग्रामीण। तो यहां पर जो शहरी लोग हैं वो लगभग 31.2% हैं, यानी कि 31% शहरी हैं और 68.8% ग्रामीण है। और ये आंकड़ा हर बार बढ़ता जा रहा है, ग्रामीण का कम होता जा रहा है और शहरी का बढ़ता जा रहा है, क्योंकि आज भी जो भारत है वो किसान प्रधान प्रदेश है, आज भी ग्रामीण प्रधान प्रदेश है। लेकिन जैसे जैसे साक्षरता बढ़ रही है, सुविधाएं बढ़ रही हैं, गांव के लोग काफी हद में परसेंट में शहर की तरफ पलायन कर रहे हैं। हालांकि अच्छा नहीं है ये भी, क्योंकि रोजगार के साधन वही होने चाहिए जहां लोग रह रहे हैं। लेकिन जैसा भी है, यहाँ पर आंकड़े एग्जाम की पर्पज से इंपॉर्टेंट है, 31.2% शहरी हैं और 68.8% ग्रामीण है।
अब आंकड़ा आता है भाई भारत में एससी कितने हैं, एसटी कितने हैं, ओबीसी कितने हैं, जनरल कितने हैं, और ये आंकड़ा किस लिए जरूरी है? सरकार जब पॉलिसी बनाती है तो जनसंख्या के आधार पर ये डिसाइड करती है, क्योंकि यहाँ पर एमपी एमएलओ की संख्या भी जनसंख्या के आधार पर डिसाइड की गई है। तो भारत में जो शेड्यूल कास्ट हैं वो लगभग 20 करोड़ है। कितने? 20 करोड़। अगर मैं राज्य की बात करूं जो सबसे ज्यादा ऐसी संख्या में, जनसंख्या में, तो वो उत्तर प्रदेश में है, लेकिन परसेंटेज वाइज पंजाब है, लेकिन सबसे ज्यादा एससी की संख्या जो है वो यूपी में है और उनकी संख्या लगभग 20.1 करोड़ है। और टोटल जनसंख्या का जो एससी है वो 16.63 यानी कि 16%। वैसे संख्या में टोटल 20 करोड़ के आसपास है और 16% के आसपास में इनकी प्रतिशत है। दूसरा आता है शेड्यूल ट्राइब। भाई शेड्यूल ट्राइब की जनसंख्या कितनी है? ये लगभग 10 करोड़ के पास है, 10.35 करोड़, और पूरी जनसंख्या का ये 8.53% है। और सबसे ज्यादा एसटी की जो जनसंख्या है वो एमपी में है। कहां पर? एमपी। एमपी मतलब मध्य प्रदेश। अब आता है कि भाई कौन सा राज्य ऐसा है जिसमें सबसे ज्यादा जनसंख्या है। अब देखिए, एक तरीके से ऐसा लग रहा है ये बीमार राज्य हैं सारे के सारे। अभी आपने देखा भाई हरियाणा में महिलाओं की संख्या बहुत कम थी, बिहारी बहुत कम पढ़े लिखे हैं, राजस्थान में महिला बहुत कम पढ़ी लिखी हैं, और उत्तर प्रदेश जनसंख्या में सबसे भारी है। भाई जनसंख्या सबसे ज्यादा कहां बढ़ रही है? उत्तर प्रदेश में। एक तरीके से उत्तर प्रदेश ही अपने आप में एक देश हो रहा है। मात्र 4 देश ऐसे हैं कि जो उत्तर प्रदेश से ज्यादा है। तो 19.98 करोड़, लगभग 20 करोड़ जनसंख्या उत्तर प्रदेश की है। और यहाँ की जनसंख्या जो बढ़ रही है उस वजह से सारी नीतियां प्रभावित हो रही हैं, उस वजह से सारा डेवलपमेंट प्रभावित हो रहा है। सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है सिक्किम, जो जिसकी संख्या 6.1 लाख है, केवल 6 लाख के आसपास। अगर मैं यूटी की बात करूं, सबसे ज्यादा जनसंख्या कौन सी यूटी की है? तो भाई यूटी में दिल्ली, डेंसिटी भी दिल्ली की ज्यादा है और जनसंख्या भी दिल्ली की ज्यादा है। मतलब जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश है, 167.88 लाख लोग दिल्ली में रहते हैं। अगर मैं बात करूं कि भाई कौन सा स्टेट मतलब यूटी यूनियन टेरिटरी है जिसका सबसे कम संख्या है, तो वो लक्षद्वीप है। इस पूरे लक्षद्वीप की जनसंख्या 64.47 यानी कि 64.47, 64,000 के आसपास बैठती है, जो एक सिटी से भी बहुत कम बैठती है। ये तो हमारे आंकड़े हैं। भाई देखिए, आंकड़े चाहे देर से याद हो चाहे जल्दी याद हो, आंकड़े याद करने पड़ेंगे क्योंकि एग्जाम में बहुत आते हैं ये। और दूसरी बात महत्वपूर्ण ये भी है कि जब ये सेंसस हमारा पूरा होने वाला है, जब हमारा अगला सेंसस आएगा, तो जब हमें पहला सेंसस, पहली जनगणना क्लियर होगी तो अगली हमें याद करने में आसानी रहेगी। अब आ जाइए आप भारत में धर्म। भाई देखिए, धर्म भी बहुत महत्वपूर्ण है। भले ही संविधान में ये लिखा हो कि सेकुलर इंडिया है, लेकिन यहां पर धर्म के आधार पर वास्तव में बहुत सारी चीजें होती हैं। देखिए, सबसे ज्यादा संख्या भारत में किसकी है? हिंदुओं की, 79.8%, और मुस्लिम की है 14.2 यानी कि 14% के आसपास। ईसाई 2.3% है, सिख 1.7% है, जैन 5.4% है। अब सवाल यह आता है, सबसे पढ़ा लिखा धर्म भारत में कौन सा है? आंसर होगा जैन। सबसे ज्यादा पढ़े लिखे पुरुष और पढ़ी लिखी महिलाएं दोनों जैन धर्म में पाई जाती है, और इसका जो साक्षरता रेट है वो 94.88 है। मेल का भी सबसे ज्यादा है, फीमेल का भी सबसे ज्यादा है। सबसे कम पढ़ा लिखा कौन लोग हैं? ये मुस्लिम हैं। मुस्लिम सबसे कम पढ़े लिखे हैं, पुरुष भी और महिलाएं भी। लेकिन यहां एक बात आ रही है, जो धर्म के लोग सबसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं उनका ग्रोथ सबसे कम है, और जिस धर्म के लोग सबसे कम पढ़े लिखे हुए हैं उनके यहाँ प्रजनन क्षमता बहुत ज्यादा है, यानी कि सबसे ज्यादा बढ़ोतरी उनमें हुई है। आप इसका देखिए, जो मुस्लिम है उनका प्रतिशत मतलब 14.2 है, और उनका जो ग्रोथ रेट है, जो उन्होंने परसेंटेज बढ़ाई है, वो उनकी मेल और फीमेल में सबसे मतलब पढ़े लिखे जो हैं वो 68.54% है, और सबसे ज्यादा ग्रोथ मुस्लिम धर्म की है भारत में। इस बार जो 10 की वृद्धि हुई है
सबसे ज्यादा वृद्धि कितनी हुई है? ये हुई है देखिए 24.6%। मुस्लिम बढ़े हैं कितने? 24%। हिंदू वृद्धि दर कितनी है? 16.8, 16.8% हिंदू बढ़े हैं और 24.6 ये मुस्लिम बढ़े हैं। और जो जैन हैं ये सबसे कम बढ़े हैं 5.4%। तो यहां पर एक बात बहुत क्लियर आ रही है, एजुकेशन का जनसंख्या से कहीं ना कहीं एक संबंध नजर आ रहा है। जैसे ये बात बहुत अच्छी है, बच्चे भगवान की मूरत होते हैं, बच्चे अल्लाह की मूरत होते हैं, लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है कि बच्चे अल्लाह की देन है। क्यों? क्योंकि देन तो आदमी की है, ये मूरत भले ही अल्लाह की और भगवान की हो। ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं एक एजुकेशन का जो रोल आ रहा है यहाँ साफ साफ नजर आ रहा है। और अगर ये हालत रही, जैसे आपने देखा जंगलों में अगर शेरों की संख्या ज्यादा बढ़ जाए तो दूसरे जीवों की कम हो जाती है। ऐसी स्थिति में एक बैलेंस की जरूरत है प्रकृति के साथ। अगर बैलेंस नहीं होगा तो अनेक तरह की महामारियां आएंगी और भारत को या किसी भी देश को इनको झेलना पड़ेगा। और इंडिया विश्व जनसंख्या का 17.7% है और जो क्षेत्रफल में 7वां स्थान रखता है। एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूं, पूरे वर्ल्ड में चाइना पहले नंबर पे है, जिसकी जनसंख्या बैठती है लगभग 150 करोड़ के आसपास। और मैं अगर भारत की बात करूं तो भारत की जनसंख्या बैठती है 135 करोड़। अगर मैं भारत के टुकड़ों को जोड़ दूं आपस में, यानी कि बांग्लादेश और पाकिस्तान की जनसंख्या भी लगभग 20 के आसपास जा रही है और इसकी भी 15-16 करोड़ के आसपास जा रही है। और मैं अगर इन तीनों को जोड़ दूं तो ये अब भी चाइना से बहुत ज्यादा ऊपर है। लेकिन जनसंख्या ज्यादा होने की वजह से पूरी सुविधाएं, सुख सुविधाएं नहीं मिल पाती और रोजगार की दिक्कत रहती है। ऐसी स्थिति में आने वाली सरकार को ये सोचना पड़ेगा कि जो जनसंख्या कंट्रोल या पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए कुछ पॉलिसी बनानी होंगी, नहीं तो हम इस चीज में बहुत ज्यादा पिछड़ जाएंगे। खैर, सब बातों को छोड़िए, ये आंकड़े पढ़ने इसलिए बहुत जरूरी है क्योंकि ये दिल्ली पुलिस में भी पूछे जाएंगे, बीओ में भी पूछे जाएंगे, जो भी आपके हाल फिलहाल एग्जाम है सब में ही पूछे जाएंगे। दोस्तों, इन आंकड़ों को अच्छी तरह पढ़िए, याद कीजिए, कई बार रिवीजन कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू सो मच।